हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके फर्स्ट पेपर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंदर अपन ने आईसीटी के बारे में अध्ययन कर लिया है, एजुकेशनल मैनेजमेंट का अध्ययन कर लिया है और अभी अपनी क्लासें हैं वो चल रही है जनरल साइंस की। इसके अंदर अपना बायो का पार्ट कंप्लीट हो गया है और फिजिक्स का भी कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा बहुत बचेगा आज की क्लास के बाद में, वो अपन कल कर लेंगे। तो बायो और फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहना, कमेंट करके अपना फीडबैक देते रहना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना ताकि कुछ व्यूज़ बढ़े तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ कि हाँ, कुछ लोगों तक मेरी मेहनत है वो पहुँच रही है, तो मुझे और ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि पिछली 2-3 क्लासों से मैं देख रहा हूँ कि आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर वैसे व्यूज़ आएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना ताकि जो भी अपनी क्लासें आती है उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक हम साइंस की लगभग 12 से 13 क्लासें पढ़ चुके हैं और उससे नेक्स्ट क्लास है आज ये। इसके अंदर अपन साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति अलग अलग से डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। कहीं भी अगर आपके इनमें से कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि मैं सबके कमेंट के जवाब भी देता हूँ ताकि आपके अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसका समाधान हो सके। सबसे पहले अपन कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य यानी वर्क। कार्य होता क्या है? तो कार्य है, ये क्या है? ये एक भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। यही क्या कहलाता है? कार्य। कि किसी वस्तु है उस पर अपन क्या करेंगे? बल लगाएंगे और उसको मूल स्थान से विस्थापित कर देंगे, तो यही क्या है? कार्य है। और कार्य के लिए दो आवश्यक तत्व है। कौन कौन से? वस्तु पर आरोपित बाह्य बल और वस्तु का विस्थापन। की जैसे बाह्य बल आरोपित करेंगे तो वस्तु का क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, और ये कहलाएगा कार्य। और किसी वस्तु पर किया गया कार्य वो उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा से किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिमाणों का क्या होता है? गुणनफल होता है। जिसे नीचे देखो बता भी रखा है मैंने कि कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा से एक निश्चित कोण पर विस्थापन, या कार्य को अपन बोलते हैं वर्क तो W, बल को फोर्स तो F गुणा डी कोस थीटा। ये क्या होता है? कार्य। सिंपली अपने को ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है। तो F बराबर W गुणा डी कोस थीटा साइन थीटा, ऐसे कुछ भी दे रखा हो तो अपने को क्या याद रखना है कि कार्य बराबर होता है W बराबर F गुणा डी कोस थीटा। ये कार्य की परिभाषा थी। अब इसके बाद में अपन और देखते हैं अपन कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, जिसे हम जूल को किससे डिनोट करते हैं? जे से। याद रखना, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य के अन्य मात्रक क्या होता है? तो एक मात्रक ये भी होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसे N इंटू एम भी लिख सकते हैं। कार्य कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य की प्रकृति कैसी है? तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है? धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य। यानी कार्य की कितनी प्रकृति होगी? 3 हो गई। या तो धनात्मक होगा, या ऋणात्मक होगा, और या क्या होगा? शून्य होगा। सबसे पहले अपन धनात्मक कार्य की बात करते हैं कि जब किसी वस्तु पर आरोपित बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा के मध्य क्या हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। आप अगर कोई साइंस स्ट्रीम से हैं तो वो बोलेगा सर न्यून कोण ही क्यों बता रहे हैं, हम छठी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ से सारे साइंस स्ट्रीम से नहीं है ना, इसलिए बता रहा हूँ कि न्यून कोण कौन सा होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जैसे कि किसी वस्तु को ऊपर उठाना है, या मेज पर रखी पुस्तक को खिसकाना है, या कुल्ली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना है, इन सब में क्या होगा? धनात्मक कार्य होता है। एग्जाम्पल ही याद रखने हैं अपने को। अब कार्य का अधिकतम मान कब होगा? ऐसे कि वस्तु पर आरोपित बल है तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य कोण कितना डिग्री का हो? 0 डिग्री का अगर कोण होगा तब क्या होगा? कार्य का अधिकतम मान होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कार्य का ऋणात्मक या ऋणात्मक कार्य कौन सा होता है? कि जब किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशा के मध्य कोण कैसा हो? अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या हो गया?
90 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसा कोण कौन सा होता है, अधिक कोण होता है। और कार्य का न्यूनतम मान कब होगा, जब वस्तु पर आरोपित बल है और उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य कोण कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का। धनात्मक कार्य के अंदर तो देखना कि अधिकतम मान कब होगा, जब कोण 0 डिग्री का हो, और ऋणात्मक कार्य में न्यूनतम मान कब होगा, जब कोण कितना हो, 180 डिग्री का हो। अब देखते हैं अपन शून्य कार्य कि अच्छा ये शून्य कार्य कौन सा होता है, कि शून्य कार्य की 3 स्थितियां संभव है। कौन कौन सी, कि जब या तो विस्थापन क्या हो, शून्य। अब विस्थापन शून्य कब होगा, कि जब किसी वस्तु पर आरोपित बल करने के बाद भी अगर उसका विस्थापन ना हो तो विस्थापन शून्य होता है। और अपन शून्य कार्य बोलेंगे अगर किसी वस्तु को पे अपन क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फिर भी अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो ऐसे कार्य क्या बोलेंगे, शून्य कार्य, क्योंकि वहां विस्थापन शून्य है। कभी कभी क्या होता है कि जब आरोपित बल शून्य हो, कि अपन क्या करते हैं, बल नहीं लगा रहे होते हैं, कि जब आरोपित बल शून्य हो फिर भी विस्थापन हो रहा हो तो भी अपन बोलेंगे नहीं, कार्य तो क्या है, शून्य है, क्योंकि अपन ने बल भी नहीं लगाए। और कभी कभी क्या होता है कि बल एवं विस्थापन की दिशाएं क्या होती है, परस्पर पर लंबवत होती है, यानी कोण इनके मध्य 90 डिग्री का होता है। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, कार्य शून्य होता है। ये अपन कार्य के बारे में देख रहे थे। अब देखेंगे अपन ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा कहते किसे हैं, तो कार्य करने की क्षमता है, वही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो जूल है। कार्य का मात्रक भी क्या है, जूल है। याद रखना दोनों की मात्रक समान है, जूल तो दोनों के ही है। उसके अलावा भी ऊर्जा के कौन कौन से होते हैं, एक तो ऊर्जा का कैलोरी भी होता है, अर्क भी होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि ऊर्जा के जैसे 3 मात्रक दिए हुए थे और किसी एक मात्रक है वो कोई दूसरा दे दिया था, जैसे शक्ति का दे दिया, और पूछा कि निम्न में से ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। तो ध्यान में रखना कि ऊर्जा का जूल भी है, कैलोरी भी है, अर्ग अर्ग सीजीएस पद्धति में है, और दूसरा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी होता है। अब अपने को पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी बराबर, क्योंकि ये भी एक बार रीट में पूछा हुआ है, ये स्टेटमेंट पूछा था रीट में। तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल। अब अगर हमें 1 जूल का पता करना है तो ये 4.2 क्या होगा, इधर गुणा में है तो इस साइड भाग में चला जाएगा, तो 1/1 4.2 कैलोरी। विमा क्या होती है इसकी, तो M1L2T-2 कहाँ से आएगी, जैसे 1 किलोग्राम है तो किलोग्राम की जगह M1 आ गया, मीटर स्क्वायर तो इसकी जगह L2, और सेकंड स्क्वायर ये किस में है, भाग में, तो यहाँ क्या हो गया T-2। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है ये। अब अपन देखें ऊर्जा के प्रकार की। ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो अलग अलग से अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं जितने भी प्रकार ऊर्जा के। तो सबसे पहले जो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है या सबसे ज़्यादा इस पर बात हो रही है वो है कौन सी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है हमें, तो आप सबको पता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो जो सोलर पैनल है या सेल है, इसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। आप सब ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी प्लेटें लगाई होती है, जिसे अपन बोलते भी सोलर पैनल ही है। वो उनका कार्य क्या होता है, वो क्या करती है कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और ये यहाँ समीकरण से लिखा है मैंने कि सौर ऊर्जा है उसको सोलर पैनल या सेल है ये किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में होती है। ये भी एक बार पूछा हुआ है कि जो सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस है, इसके द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। उसके बाद में देखिए नाभिकीय ऊर्जा। क्या, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। और जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी की वजह से होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। 2 छोटे छोटे नाभिक हैं, उन दोनों से एक बड़े नाभिक का निर्माण है, यानी 2 नाभिक है छोटे छोटे, वो मिलके अगर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तो इसे तो बोलेंगे नाभिक संलयन। और अगर एक बड़ा नाभिक है ये टूट के 2 छोटे छोटे नाभिकों में निर्माण करता है तो इसे क्या बोलेंगे, नाभिक विखंडन बोलेंगे। इन होने पर अत्यधिक ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, कि चाहे तो नाभिक संलयन हो चाहे नाभिक विखंडन हो, इनमें क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा है वो मुक्त होती है। और जिसे क्या कहते हैं अपन, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, ये सब नाभिकीय ऊर्जा पे रिलेटेड है, इससे भी इसी पर आधारित है। परमाणु बिजली घर अथवा नाभिकीय संयंत्र नाभिकीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, कि नाभिकीय ऊर्जा है उसको कौन कन्वर्ट करेगा, परमाणु बिजली घर या नाभिकीय संयंत्र, किस में, विद्युत
ऊर्जा में। उसके बाद में है ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी। ये सब आपको पता ही होगा कि ध्वनि किसी भी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के रूप में गति करती है, निर्वात में नहीं करती। उसके अलावा कोई भी माध्यम हो उसमें क्या करती है, ये यांत्रिक तरंगों के रूप में गति करती है। इन तरंगों में पाई जाने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। माइक तथा माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, माइक और या माइक्रोफोन है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ध्यान में रखना ऊर्जा को कौन कन्वर्ट कर रहा है, लास्ट में एक जगह मैं सारणी बना के भी आपको बताऊंगा। जैसे ये ऊर्जा कंप्लीट हो जाएगी, अपने टॉपिक ये कंप्लीट होगा तो अंत में एक सारणी में बताऊंगा। लेकिन ध्यान में रखना पूछते भी यहीं से हैं कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो माइक या माइक्रोफोन। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रकाश ऊर्जा के बारे में। प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है तथा इन तरंगों में पाई जाने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। प्रकाश कैसे गति करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और ध्वनि कैसे करती है, तो यांत्रिक तरंगों के रूप में। बल्ब और जो ट्यूबलाइट है ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा है, इसको प्रकाश सेल है या प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये भी ध्यान में रखना आप। उसके बाद में अपन देखते हैं रासायनिक ऊर्जा। कौन सी, रासायनिक ऊर्जा, या जिसे अपन बोलते हैं केमिकल एनर्जी, कि पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों के कारण उनमें पाई जाने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा। और दहन में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण है वो उष्मा ऊर्जा में होता है। सेल अथवा बैटरी का आवेशन विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है, तो सेल या बैटरी है, ये रूपांतरण करते हैं। सेल या बैटरी का निरावेशन रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। आवेशन तो किस में करता है, रासायनिक ऊर्जा में, और जो निरावेशन है वो किस में करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है। विद्युत ऊर्जा है। उसके बाद देखते हैं अपन विद्युत ऊर्जा, या जिसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी किसी धारावाही चालक तार के आसपास विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। और ऐसा किसके कारण होता है, तो विद्युत ऊर्जा के कारण होता है। कि कोई भी धारावाही चालक तार है उसके आसपास कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, विद्युत क्षेत्र। और ये किसकी वजह से होता है, विद्युत ऊर्जा के कारण। विद्युत ऊर्जा है उसको अगर ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो आप सबको पता होगा स्पीकर है, वो चलता किससे, लाइट से। तो वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा में, तो बल्ब या ट्यूबलाइट है ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आप सबने ये तो दैनिक जीवन में देखा भी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। क्या यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों के योग को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब दोनों को अलग अलग से देखते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। कोई भी पदार्थ हो उसमें एक समय में ये दोनों ऊर्जाएं निहित होती है। अगर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का कम हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो किसका कम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा है वो किसे कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं, या गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। यानी कि वस्तु का द्रव्यमान है तथा उसकी चाल और वेग है उसका क्या होगा, वर्ग। इन दोनों का अगर गुणनफल कर दें तो ये किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के। m यानी द्रव्यमान मास, v यानी वेग, या इसे अपन चाल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान और वेग या चाल के वर्ग का गुणनफल है, ये किसके बराबर होते हैं, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। उदाहरण देखें अपन, तो चलते वाहन की ऊर्जा। हाँ, ध्यान में रखना कि इसके अगर कोई भी उदाहरण आएंगे गतिज ऊर्जा की, तो उसमें आप ये देखना कि उसमें जैसे गति हो रही है, गतिज ऊर्जा से स्पष्ट है कि गति, तो गति हो रही है यानी कुछ ना कुछ गति होगी, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। या गतिशील हवा की ऊर्जा, तो इसमें भी क्या हो रही है, गति हो रही है। तो ये है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। यदि वस्तु का द्रव्यमान यानी m, ये क्या कर दें, दुगुना कर दें, m को अगर दुगुना कर दें, देखो मैं यहाँ साफ करके दिखा देता हूँ दोबारा आपको, कि अगर वस्तु का द्रव्यमान अगर दुगुना कर देंगे तो m है, इसकी जगह 2 करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का भी मान कितना होगा, दुगुनी हो जाएगी। लेकिन अगर द्रव्यमान को आधा कर दें तो क्या होगा, ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी,
आदि। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो m है, इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का मान भी 2 से गुणा होगा। इसको अगर 2 से भाग देंगे तो इसमें भी 2 का भाग लगाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वस्तु का अगर वेग दुगुना कर रहे हैं अपन v की जगह, क्योंकि यहाँ v स्क्वायर है तो v की जगह अगर 2 करें अपन, v की जगह 2, तो v स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। तो इसलिए अगर वस्तु का वेग दुगुना कर रहे हैं तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। और अगर वेग आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। और क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, अगर गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछते हैं, हार्ड क्वेश्चन पूछना होता है तो वो यही पूछता है कि अगर वेग को दुगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वेग को आधा कर दे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। तो इन सारे स्टेटमेंट का जवाब अपन किससे दे सकते हैं, अगर अपने को ये सूत्र याद हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, कि किसी वस्तु की विशिष्ट स्थिति या विशिष्ट संरचना के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा को हम P से डिनोट करते हैं। इसके बराबर क्या होता है, तो वस्तु का भार यानी mg गुणा ऊंचाई यानी h, यानी Pe बराबर mg इंटू h। अब इसके अंदर देखो कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो इसमें क्या होगा, अगर भार को अगर अपन दुगुना करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा दुगुनी, ऊंचाई को दुगुना करेंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, दुगुनी। उदाहरण के लिए कि किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल है या पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे पत्थर के टुकड़े, इनमें स्थितिज ऊर्जा है, ये सब क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर, कि इन दोनों में क्या अंतर है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का अपन ने अलग से अध्ययन किया है, अब दोनों को साथ में मिला के अपन देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा है ये क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, यानी ये विरामावस्था की ऊर्जा है। क्या नहीं है, ये क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। और क्रियाशील ऊर्जा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये विरामावस्था की ऊर्जा है। और जो गतिज ऊर्जा है ये क्या है, तो ये क्रियाशील ऊर्जा है। मैंने बताया आपको कि गतिज ऊर्जा का देखते ही उदाहरण अगर आपको देखना हो तो आप समझ लो कि वहाँ कोई ना कोई गति हो रही है। दूसरा अंतर क्या है कि ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कि अगर ऊंचाई है उसको अगर दोगुना कर देंगे तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगनी। लेकिन वेग में परिवर्तन होने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगर वेग में परिवर्तन कर देंगे तो गतिज ऊर्जा, जैसे वेग को दुगुना किया तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, तो इसमें परिवर्तन होता है। ऊंचाई में विरामावस्था में स्थित वस्तु में केवल क्या संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। लेकिन ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील वस्तु में स्थितिज तथा गतिज ये दोनों ऊर्जाएं संचित होती है। तो देखो क्या फर्क है कि ऊंचाई में अगर कोई वस्तु स्थित है, ऊंचाई पर कोई वस्तु है, तो वहां अगर विरामावस्था में है तब तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। और अगर वो गति की अवस्था में है तो उसमें कौन सी होगी, स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं होगी। जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता जाएगा गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे अगर गतिज ऊर्जा का मान कम होता है तो किसका मान बढ़ता है, स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो ये संचित ऊर्जा है। कोई वस्तु है उसमें संचित जो ऊर्जा है वही है, लेकिन गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ये तो गतिशील ऊर्जा है। उसके बाद में अपन देखें कि स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है, जैसे एक्स एक्स के सापेक्ष है, वाई एक्स के सापेक्ष है। लेकिन गतिज ऊर्जा है वो किसी स्थिति पर क्या नहीं करती, निर्भर नहीं करती है। ये मुख्यतः 5 अंतर थे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की। अब अगर यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित या कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, या इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं उष्मा ऊर्जा। कौन सी, उष्मा ऊर्जा यानी इसे अपन बोलते हैं हीट एनर्जी, कि पदार्थों में घर्षण होने या उनका दहन होने पर उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। ये सबको आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु है इनको अपन घर्षण करवाते हैं। जैसे पिछली कक्षा में अपन ने घर्षण के बारे में पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था कि घर्षण से क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है। तो जो भी वस्तु है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसे अपन एक ही जगह अगर कुछ बार बार रगड़ेंगे तो वो भी गर्म हो जाती है, या माचिस की तिल्ली है उसको बार बार अगर फर्श पे रगड़ते हैं तो वो क्या करती है, आग पकड़ लेती है। तो यही घर्षण है। तो पदार्थों में घर्षण होने या उनके दहन होने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कौन सी होती है, उष्मा ऊर्जा होती है। जैसे तापीय बिजली घर उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और कौन, तापीय जो बिजली घर है ये बदलता है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसके उदाहरण के लिए जैसे अपन देखें इलेक्ट्रिक प्रेस है, ये उष्मा ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करती है। छड़ यानी रोड है पानी गर्म करने की, ये भी किस पे है, उष्मा ऊर्जा पे। गीजर है,
ये भी किस पे है, तो उसमें ऊर्जा है, क्यों इसमें हीट उत्पन्न होती है और उसी से वो अपनी एनर्जी है उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो अपन ने अभी देखा था ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और अब देखने अपने को ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। अपनी 20 मिनट की क्लास हो गई है और अपना मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि 20 मिनट में जितना कवर हो सके उतना करें जल्दी जल्दी। लेकिन अपन ऊर्जा के प्रकार के बारे में देख पाए हैं, स्रोत है, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो 20 मिनट और लग जाएंगे। तो इसकी 20 मिनट की नेक्स्ट क्लास लेके आ जाऊंगा मैं कल, ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो और कम टाइम में आप वो क्लास भी देख सको। तो ऊर्जा की स्रोत है उसके बारे में और शक्ति यानी पावर के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन कल। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करूँ। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कल किस टॉपिक के साथ मिलेंगे, ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो आप भी पहले अगर कहीं आपका सोर्स है, कुछ है आपके पास अध्ययन सामग्री, तो उससे पढ़ के आना, ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।